एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्मण कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हिंदी ग्रामर वर्ण विचार का दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं वर्ण विचार, वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार के बारे में बातचीत कर चुके हैं। आज हम आपको उसके आगे बताएंगे। सबसे पहले जो कल पिछले वीडियो में आपको बताए थे उसका थोड़ा सा हम एक बार रिविजन करवा देते हैं। जिसका छूट गया है एक बार उससे देख लेंगे तो आपको जो भी छूटा हुआ चीज़ है वो वापस आ जाए। ये तो विषय सूची था जिनको आपको पढ़ना है व्याकरण में, उसके बाद पत्र लेखन, संक्षेपण भी आपको पढ़ना है। इन सब के बारे में बातचीत कर चुके हैं। पहला जो टॉपिक था वर्ण, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते थे, वर्णमाला कहते थे। दूसरा बात है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जो आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितना है 52 वर्ण होते हैं। नहीं, नेक्स्ट आपको बताए थे कि स्वर वर्ण कौन होते हैं, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो वर्ण जिनका खंड या वैसे ध्वनि जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते थे, वर्ण कहते थे। दूसरा है स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतः होता है, किसी और का सहायता लेना नहीं पड़ता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी थी, 11 थी। स्वर वर्ण की संख्या कितने, 11। अब पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसमें छूटा हुआ है आपका एक वर्ण छूट गया था और आ सही दुर्गई अरसो दुर्गऊ, यहाँ पे री छूटा हुआ था, उस वीडियो में बता दिए थे। इसकी संख्या कितनी थी, 11 थी। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा आयोगवाद जो वर्ण है वो यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होगा, अन्य और क्या होगा, अह होगा। इसकी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, ये आ की मात्रा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, कुछ मिस हो जाता है टाइप करने में। इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, बस देखते जाइए। इसकी संख्या 11, इसकी संख्या कितनी होगी, 2। दूसरा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन नहीं, जो अंगों का स्पर्श करने के बाद क्या होता है, इनका उच्चारण होता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये स्पर्श होने के बाद इसका पूरा उच्चारण होता है। जैसे हो गया आपका क वर्ग, नहीं क्या ये क वर्ग है, ये च वर्ग टो, को चो टो तो को चो टो तो को क्या है, स्पर्श व्यंजन। थी सबकी संख्या कितना हुई थी, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना हुआ था, 25। नहीं, पिछली वीडियो में बातचीत किए थे। दूसरा था अंतः व्यंजन की संख्या कितनी थी, 4 थी। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। संयुक्त वर्ण की संख्या 4 और द्विगुण क्या था, 2 था। इन सब के बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे आगे। नेक्स्ट है वर्ण के भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के भेद पढ़ चुके थे, नहीं उच्चारण के भी आधार पर और जाति के आधार पर भी आगे पढ़े थे हम लोग। इसका छूट गया है वो पिछला वीडियो देखिएगा, कवर हो जाएगी। हम यहाँ तक पिछले वीडियो में बता चुके थे, आज हम इससे आगे बताएंगे। पहले तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या जो क्या है वो 33 है। कितना है, 33 है। यह सब जो है व्यंजन वर्ण है। जैसे देखिए व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण करने के लिए स्वर वर्ण की सहायता आपको लेना ही पड़ेगा, बिना स्वर की सहायता से इसका उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए क्या है, क, पूरा क वर्ग का उच्चारण कीजिए। क का उच्चारण करने के लिए अ आपको बोलना पड़ेगा, तभी क का पूरा उच्चारण आप कर पाएंगे। क तो क के साथ क्या बोलना पड़ेगा आपको, अ। तो अ का सहायता लिए ना, तो किसी की सहायता से क्या कर सकते हैं, व्यंजन वर्ण को बोल सकते हो। क्या सहायता लेते हैं, स्वर वर्ण की सहायता से। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, क वर्ग हो गया, चो टो तो को यो सो। नहीं, इन सब का वर्ग को मिलाकर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएंगे ना। टोटल स्पर्श वर्ण कितना था, 25, बाकी ये 4 है, ये 4 मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 33 हो जाएंगे। इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम आगे बातचीत करेंगे आपसे नेक्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद क्या है, देखिए व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। कौन कौन हुआ, पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श करने के बाद इसका उच्चारण होता था क्या, कितना संख्या था इसका, 25।
टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। दूसरा है अंत अस्त व्यंजन, इसकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? य, रो, लो, वो। य, रो, लो, वो कौन सा वर्ण है? अंतस्थ व्यंजन है नहीं। दूसरा था उसमें व्यंजन तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर और क्या था? और इसकी संख्या कितनी है? 4। देखिए 25 4 29 29 4 कितना हो गया? 33। तो ये स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 33। तो व्यंजन को 3 भाग में बांट सकते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार व्यंजन का टोटल कितना हो गया? 33 वर्ण हो गए नहीं। स्वर वर्ण की संख्या कितना था? 11 और व्यंजन वर्ण की कितना हो गया? 33। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। इसका नाम संयुक्त व्यंजन क्यों रखा गया? देखिए जिसमें अक्ष है, अक्ष का जो निर्माण हुआ है 2 वर्ण मिलकर के हुआ है। कौन कौन 2 वर्ण है बताइए? आधा क और स। आधा क स मिलकर क्या बना है? अक्ष बना है नहीं। इसलिए इसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन। नाम पे जाइए, संयुक्त 2 वर्ण का मिलाप से इसका निर्माण हुआ है, अक्ष का हुआ है। उसी प्रकार देखिए त्र का आधा त र, आधा त और मिलकर क्या बना है? त्र मिला है, त्र बना है, त्र। इसलिए इसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट है आपका क्या? आधा ज यहाँ मिलकर क्या बना है? य बना है नहीं। आधा ज यहाँ मिलकर क्या बना है? य बना है। 2 वर्ण मिलकर बना है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आधा स और मिलकर स्र बना है, स्र। इसलिए आप देख पा रहे हैं टोटल संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, कौन कौन? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। पूछता है ऑब्जेक्टिव में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन है वो? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इस तरह संयुक्त व्यंजन की संख्या आपका हो गया 4। क्यों हो गया संयुक्त व्यंजन? से क्यों कहा गया? क्योंकि 2 वर्णों की मिल करके बनाए क्या? अक्ष बना। ये भी 2 वर्णों को मिल करके बना है, इसलिए इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट है आपका श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं। श्वास वायु नहीं, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन है? अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन है? अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए इसका नाम अल्प प्राण क्यों रखा गया? अल्प प्राण इसका नाम क्यों रखा गया? अल्प प्राण, प्राण मतलब होता है वायु। जब तक आपके शरीर में ऑक्सीजन है, वायु है, तभी तक आप में प्राण है। यदि वह निकल जाएगी तो आपका प्राण भी छूट जाएगा। इसलिए इसका नाम रखा गया अल्प प्राण, मतलब कम वायु। तो देखिए कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसको बोलने में आपका कम वायु की जरूरत पड़ता है, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें कम वायु की आवश्यकता पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण। जिसमें अधिक वायु की आवश्यकता पड़ेगी उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। यहाँ की मात्रा छूट गया है। ठीक है, टाइप करने में जिसमें जिस वर्णों को चरण करने में कम वायु की जरूरत पड़ेगा उसे अल्प प्राण कहेंगे। जिन वर्णों को चरण में अधिक वायु की जरूरत पड़ेगी उसे क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। अब देखेंगे हम लोग कौन कौन अल्प प्राण है, कौन कौन महाप्राण है। यहाँ कह रहा है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम। प्रथम, तृतीय, पंचम, प्रत्येक वर्ग का। वर्ग मतलब क्या? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क वर्ग, उसका प्रथम और तृतीय और पंचम। ऐसे कह सकते हैं 1, 3 और 5, 135। 1, 3 और 5 क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण। अभी दिखाएंगे आपको कौन 1, 3, 5 है। 1, 3, 5 कौन सा होगा? अल्प प्राण। इसको बोलने में आपको कम वायु की जरूरत पड़ेगा। उसके साथ है अंतःस्थ व्यंजन। ये भी किसमें आएगा? ये भी आएगा अल्प प्राण में। जैसे हो गया यो, रो, लो, वो। यो, रो, लो, वो क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन है। इसको बोलने में भी आपसे कम वायु की जरूरत पड़ता है। हो गया? तो 1, 3, 5 अल्प प्राण हो गया। उसके साथ अंतःस्थ व्यंजन भी क्या है? अल्प प्राण है। अब हम लोग देखेंगे 1, 3, 5 जो है कौन सा वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। दूसरा महाप्राण में हम लोग आते हैं। महाप्राण किसे कहते हैं?
दूसरा क्या है, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ग, चतुर्थ वर्ग। तो 2 और क्या हो गया 4, 2 और क्या हो गया 4, 24। 135 याद रखिएगा और किसको याद रखना है 24, उसको हम लोग देख लेंगे। उसके साथ उष्ण व्यंजन भी क्या है, महाप्राण है। उष्ण व्यंजन क्या है, महाप्राण। जैसे तालब स, मूर्धन स, दंस और हो। ऐसे देखिए उच्चारण करके देखिए, यो को बोलिए, यो आराम से बोलते हैं, कम वायु की जरूरत पड़ता है, यो आराम से कम वायु की जरूरत पड़ेगा। तालब स देखिए अधिक, उसमें अधिक वायु की जरूरत पड़ रहा है, तालब स नहीं, मूर्धन स, दंस ह। तो उच्चारण करके आप अनुभव कर सकते हैं कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। तो बहुत सारा वर्ण है, इसमें से बस याद रखना 1, 3, 5 और वो महाप्राण में 2 और 4, उसके साथ ही उष्ण व्यंजन भी आपका क्या आएगा, महाप्राण में आएंगे। ठीक है, ठीक है वो। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पार्ट बाय पार्ट। आगे अब दिखाएंगे अल्पप्राण कौन कौन है, अल्पप्राण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 1 वर्ग हुआ, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, नहीं इस तरह करके है ना, ये अंतःस्थ है, ये अंतःस्थ। क्या बोले थे आपको, 1, 3, 5, 1, 3, 5। इसमें देखिए एक क्या हो गया यहाँ पे, बताइए आपको ये कौन सा होगा, पहला होगा 1 होगा ना, ये पहला क्या हो जाएगा 1, उसके बाद क्या 3, उसके बाद 5, उसके साथ अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, 1, 3, 5, 1, 3, 5 हर एक वर्ग का प्रथम को छोटो तो को छोटो तो को, इसका उच्चारण कीजिए को बोलने में कम आपको वायु की जरूरत पड़ता है, उसी के अलावा बोलिए ख, देखिए अधिक वायु की जरूरत पड़ेगा, ख गो देखिए कम वायु की जरूरत पड़ रहा है। तो प्रथम वर्ग के अलावा दूसरा वर्ग जैसे आप आएंगे, इन वर्गों को बोलने में, इन वर्गों को बोलने में अधिक वायु की जरूरत पड़ेगा। चो छो जो, देखिए खो चो ठो थो फो, नहीं अधिक वायु की जरूरत पड़ रहा है। बाकी सब में देखिए को चो टो तो फो, आराम से बोल रहे हैं, गो जो दो दो वो, आराम से बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए अंगो या नो नो मो, हो गया ना। इस इन सब बोलने में आपको कम वायु की जरूरत पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, अल्पप्राण, अल्पप्राण। या ऐसे याद रखिएगा 1, 3, 5 प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, उसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन भी आपका आएगा अल्पप्राण में, य र ल वो, बहुत कम वायु की जरूरत पड़ता है, इसलिए इसका नाम है अल्पप्राण। ठीक है, चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण कौन कौन आ जाएगा, 2 और 4, 2 और कितना 4, 2 और 4 आपका आएगा, उसके साथ उष्ण व्यंजन भी आएगा। नहीं देखिए 2 कौन हो गया, ये 2 ख छ ठ थ फ, देखिए अपने आप का अनुभव कीजिए, 2 और 4, उसके साथ यहाँ पे मिस हुआ है उष्ण व्यंजन होगा, क्या होगा यहाँ पे उष्ण व्यंजन होगा। ठीक है, ये उष्ण व्यंजन होगा, मिस हो गया है, तो तालब सो होगा, मूर्धन सो होगा, दंस होगा और ह होगा। ठीक है, ये होगा यहाँ पे तालब सो, मूर्धन सो, दंस ह, उष्ण व्यंजन। तो 2 और 4 के अलावा भी उष्ण व्यंजन होगा, वो क्या होगा महाप्राण में। क्यों महाप्राण होगा, क्योंकि इसे बोलने में अधिक वायु की जरूरत पड़ता है। ठीक है, 2, 4 उसके अलावा उष्ण व्यंजन, तो 2 वर्ग हो गए, ये क्या हो गया 4 वर्ग, उसके साथ क्या है उष्ण व्यंजन, ये आपका आ जाएगा महाप्राण। क्लियर, नेक्स्ट है आपका स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। देखिए वर्णों को स्वर के कंपन के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है घोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण। पहला क्या है घोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण। अब घोष वर्ण को देख लेते हैं, घोष वर्ण कौन कौन है, घोष वर्ण में कौन कौन आएगा देख लेते हैं एक बार।
कि क्या कर रहा है, सभी स्वर जो ओ आर से दुर्गई हर्षो दुर्गौरी ए ऐ ओ औ जो 11 था स्वर वो कौन आएगा, घोष वर्ण में आए, कौन आएंगे, घोष वर्ण में। दूसरा कार्य प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ग, यहाँ पे या और पंचम वर्ग कौन आएगा, घोष वर्ण में आएंगे। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ वर्ण या व्यंजन और क्या आएगा, हो, ठीक है। पहला सभी स्वर आएगा घोष वर्ण में, उसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ग, यहाँ पंचम होगा, मिस हो गया टाइप करने में, ठीक है। उसके साथ अंतःस्थ वर्ण और उसके साथ क्या आएगा, हो आएगा। ये सब क्या आ जाएगा, घोष वर्ण में होगा। दूसरा दिया है अघोष वर्ण, कौन दिया है, अघोष। अघोष वर्ण में देखिए कौन कौन आएगा, प्रथम आएगा और द्वितीय आएगा, प्रथम और द्वितीय। उसके अलावा तालव्य मूर्धन्य और दंश आएगा अघोष वर्ण में, ठीक है। कैसे याद करें, घोष वर्ण सभी स्वर, जितना भी स्वर है 11 वो सब आएगा घोष वर्ण में। उसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम, ठीक है। उसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन और उसके बाद क्या है, हाँ। अब अघोष वर्ण में आएंगे प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय, उसके बाद तालव्य मूर्धन्य दंश, ये आ जाएंगे अघोष वर्ण में, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चले, यहाँ देखिए घोष वर्ण में क्या बताए थे, यहाँ देखिए क्या दिए हैं, तृतीय चतुर्थ और पंचम, तृतीय चतुर्थ और पंचम, तृतीय चतुर्थ और पंचम, ये तीसरा हो गया। तीसरा वर्ग पूरा जो आएगा क्या आएगा, घोष वर्ण में, क्या आएगा, तीसरा। और कौन कौन बताइए आप लोग, तीसरा, तृतीय चतुर्थ और पंचम, तृतीय चतुर्थ और क्या आएगा, पंचम, ये सब कौन आएगा, घोष वर्ण में आएगा, क्या आएगा, घोष वर्ण में। उसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन में, अंतःस्थ व्यंजन आएगा, उसके साथ क्या आएगा, हो आएगा, ठीक ना। ये सब क्या है, घोष वर्ण है। दूसरे स्वर वर्ण भी 11 है, उसके साथ 3, 4, 5 और अंतःस्थ व्यंजन, उसके बाद क्या है, हो है, ये घोष वर्ण में आएंगे, ठीक है। हो गया, चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका अघोष वर्ण में। अघोष वर्ण में क्या बोले थे, प्रथम और द्वितीय, क्या बोले थे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम आपको हो गया, ये प्रथम क्या होगा बाबू, ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये प्रथम वर्ग हो गया, ये द्वितीय वर्ग हो गया। उसके साथ क्या बोले थे, तालव्य मूर्धन्य और दंश, तालव्य मूर्धन्य और दंश, ये सब क्या आएगा, अघोष वर्ण में, क्या आएगा, अघोष वर्ण में। 2, 4 और तालव्य मूर्धन्य दंश, ये अघोष वर्ण में आएंगे। इस तरह देख सकते हैं 1 और 2 है, उसके अलावा तालव्य मूर्धन्य और दंश है, ये अघोष वर्ण में आएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका लिपि, स्क्रिप्ट, क्या है, लिपि। अब लिपि किसे कहते हैं, लिपि के बारे में जान लेते हैं। लिपि किसे कहते हैं, नहीं इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, भाषा ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए संकेतों या चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। देखिए ऐसे समझिए, किसी भी चीज को जब हम लोग लिखते हैं तो उसके लिए हमको एक लिपि, एक संकेत दिया गया है। एक क्या दिया गया है, संकेत दिया गया है। जैसे मान लीजिए हम हिंदी में किसी चीज को लिखते हैं, हिंदी में किसी चीज को लिखते हैं, जैसे मान लिखते हैं सीता, तो सीता लिखते हैं इस तरह, तो स्व लिखने के लिए हमें ऐसे बताया गया, संकेत दिया गया। बच्चा जब पढ़ते थे तो क का संकेत ऐसा होता है, ख का संकेत ऐसा होता है, ग का संकेत ऐसा होता है। मान लीजिए हमको गमला लिखना है, गमला, तो ग का संकेत ऐसे बताया गया था, ठीक है। उसके बाद म का संकेत बताया गया था ऐसे, उसके बाद ल का, उसके बाद आ की मात्रा बताया गया था, तभी तो हम गमला लिख पाते हैं। नहीं, सीता स्व बताया गया था, ऐसे स्व लिखना है, तब तो लिख पाते हैं स्व को इस तरह, क्या है कि सही बात। उसी प्रकार
लिपि में भी वही होता है। लिपि में कहा रहा है संकेतों और चिन्हों को, नहीं, भाषा ध्वनियों को लिखने के लिए जिस हम संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देवनागरी में किसी चीज को लिखना है, देवनागरी में हम लोगों को बताया गया है कि रो को लिखना है इस प्रकार, तो रो लिखते इस प्रकार, नहीं, लो को लिखना है इस प्रकार, तो लो को लिखते हैं, लिखते हैं नहीं, गो को लिखना है तो गो ऐसे लिखते हैं, मो लिखना मो, लो लिख लो आका गमला, तब तो लिख पाते गमला को, नहीं लिख पाते। वही कारण यहाँ पे भाषा ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए संकेतों या चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। निश्चित किया गया, ऐसा नहीं हमारे लिए लो ऐसा है, दूसरे के लिए कुछ और, ऐसा बात नहीं है, सबके लिए निश्चित किया गया संकेत और चिन्ह, तभी हम किसी चीज को पूरा पूरा लिख पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए यहाँ कह रहा है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में जैसे हम लोग कभी एग्जाम देते हैं, हिंदी में देना है तो लिखा रहता है किस लिपि में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं क्या लिखते हैं वहाँ पे? देवनागरी। यदि रोमन में देना चाहते हैं क्या लिखते हैं? रोमन लिखते हैं। अंग्रेजी में देना चाहते हैं क्या लिखते हैं? रोमन। अंग्रेजी में हम लोगों को यदि सीता लिखना क्या एस शो के लिए क्या बताया गया संकेत? एस, नहीं बताया गया ना कि SITA सीता, नहीं, राम तो उसके लिए क्या? RAM बताया गया ना। रो के लिए R होता है, आ के लिए A होता है, मो के लिए M होता है। ये हमको संकेत दिया गया रोमन में, तभी हम रोमन में किसी भी चीज को लिख पाते हैं, प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? लिपि बोलेंगे। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन आता है? आपका हिंदी आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, मराठी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? नेपाली। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में आता है। दूसरा है यहाँ पे पंजाबी। पंजाबी के लिए कौन सा लिपि है? गुरुमुखी लिपि, नहीं, इसके लिए अलग से चिन्ह संकेत दिया गया है। हम लोग को आता नहीं पंजाबी लिखने के लिए, क्या है? यदि उनके संकेत को, चिन्ह को जान जाएंगे तो हम लोग भी लिख लेंगे। वैसे उनको चिन्ह को जानना चाहिए, संकेतों को जानना चाहिए। उसमें रो को किस प्रकार लिखा जाता, जिसे देवनागरी में रो को इस प्रकार लिखा जाता, उसी प्रकार पंजाबी में रो को कैसा लिखा जाता है। यदि उस संकेत को हमको पता चल जाए तो हम भी लिख लेंगे। क्या नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। रोमन के इंग्लिश अल्फाबेट हम लोगों को पता है, ए से लेकर जेड तक। किसी का नाम कहता है तुरंत लिख देते हैं, क्यों? हमको उसका संकेत पूरा पूरा पता है, इससे तुरंत किसी का नाम हम लोग लिख लेते हैं। तो अंग्रेजी की लिपि क्या हो गई? रोमन। उसी प्रकार उर्दू कश्मीरी की जो लिपि है वो क्या है? फारसी। उर्दू वाला जो लिपि, जो उर्दू लिखा जाता है उसकी लिपि क्या है? फारसी। उसमें उसको एक संकेत दिया गया, एक चिन्ह दिया गया कि उसको इस प्रकार लिखना है। ठीक है ना, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लिपि। दूसरा चीज है यहाँ पे क्या कह रहा है? संसार की अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? बाएं से दाएं। हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से शुरुआत करते हैं, ये बाएं हाथ है, इधर शुरुआत किए दाएं हाथ की ओर चले गए। हम लोग भी कैसे लिखते हैं? देवनागरी लिपि वाला कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं की ओर। लेकिन यहाँ पे बताया गया, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ कह रहा है, यहाँ फारसी जो लिपि है, फारसी लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती है। मतलब है हम लोग देवनागरी में बायां से दायां जाते हैं, लेकिन ये दाएं से बाएं जाते हैं। मतलब ये इधर से लिख करके इधर आएंगे, ये इधर से लिख करके इधर आएंगे। उर्दू वाले जितने भी होंगे, उर्दू जब भी लिखा जाता है वो इधर से स्टार्ट करता है, यहाँ पे आके यहाँ पे बंद करती है, फिर वहां से स्टार्ट करती है। जिस प्रकार लोग इधर से चलते वहां जाते हैं, फिर इधर से स्टार्ट करते हैं ना, उसी प्रकार उर्दू वाले जो फारसी वाली जो लिपि है, फारसी लिपि, वो बाएं से दाएं को लिखा जाता है, दाएं से बाएं को लिखा जाता है। ठीक है। दूसरा है चीनी, जापानी भाषा है ऊपर से नीचे की ओर। चीनी वाला क्या करते हैं? ये ऐसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिखता है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर लिखेगा। कौन कौन लिखेगा? चीनी और जापानी के लोग ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे, हम लोग बाएं से दाएं। फारसी वाला दाएं से बाएं, और चीनी जापानी वाला जो भाषा ऊपर से नीचे की ओर, नहीं, वो लोग ऊपर से नीचे की ओर लिखता है। ये आपकी क्या थी? लिपि, जो विभिन्न लिपियों का प्रयोग करके लोग अपना दैनिक कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। जिसको जिस लिपि में ज्ञान है उसी के अनुसार वो अपना काम करते हैं। नहीं, तो आज हम लोग क्या देखिए लिपि के बारे में कि कौन कौन सी लिपियां हैं और उसको किस प्रकार लिखा जाता है। तो आप लोग यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो देख सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका।
इसके बाद है, इसकी में टाइम नहीं दिए थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी आपकी लिपि। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।